हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2, जिसमें सेकंड कंडीशनल को आपको बताया जाएगा कैसे होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 को कवर कराया है। आप अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके पहले आप उसे देख लें, तब आपको पार्ट 2 जो है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब कल बताया गया था ऐसे सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज होते हैं। पहला जो क्लॉज होता है वो एक कंडीशन को दिखाता है और दूसरा क्लॉज जो होता है वो एक रिजल्ट को दिखाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। ओके, पहले भाग में आप देख रहे हैं कंडीशन रखा गया है और दूसरे भाग में उसका परिणाम रखा गया है। यदि तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, यदि तुम वैसा करते हो तो वैसा हो जाएगा। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और इसमें 3 तरह के कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट तरह का जो है वो आपको कल बताया गया था, जिसमें क्या होता है रियल इमेजिनरी रियल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर कल बताया गया था, और आज देखेंगे हम अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसको पहले समझेंगे। यहाँ देख रहे हैं, ऐसे जब भी जो सेंटेंस होते हैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड गेट सक्सेस। ओके, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह सफलता प्राप्त कर लेगा। यहाँ पे वर्कड लिखा हुआ है पास्ट टेंस में, तो इसका अर्थ आप पास्ट टेंस से मत लगाइएगा। ये भी फ्यूचर को ही, भले यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है लेकिन यह भी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर को ही दिखा रहा है। यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह सफलता प्राप्त कर लेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म चूंकि हम देख रहे हैं तो ये क्या होगा, अनरियल सिचुएशन है। इसमें श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है इसमें। इसमें क्या है, यदि वह कभी, इसमें कोई श्योर नहीं कि कठिन परिश्रम करेगा या नहीं करेगा। एक बात कहा जा रही है, यदि वह कभी कठिन परिश्रम करता है तो क्या हो जाएगा, तो वह सफलता प्राप्त कर लेगा। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं, जब सेकंड फॉर्म, जब फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्लॉज होता है उसमें अगर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म देख लेते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पैटर्न भी आप देख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इफ लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें रिजल्ट को दिखाया जाएगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले जो बताया गया था उसमें अर्थ तो दोनों का सेम है, लेकिन वो जो बताया गया था वो रियल कंडीशन था, रियल सिचुएशन था। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था और यहाँ पे क्या था, वुड की जगह विल था। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे, अगर ऐसे होता इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड होता तो आप यहाँ वुड नहीं लिखते बल्कि विल लिखते। यहाँ लिखते इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस। ओके, लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका रूल ये होता है कि जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है उसमें हम वुड लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ़ यू वर्कड हार्ड ही वुड गेट सक्सेस, यानी कि यदि वह कभी कठिन परिश्रम करता है तो वह क्या प्राप्त कर लेगा, सफलता प्राप्त कर लेगा। सेकेंड देखते हैं, इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच। यदि वे अपना घर बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, दे वुड बी रिच, तो वे धनी हो जाएंगे। ओके, तो जब भी ऐसा पैटर्न देखेंगे सबसे पहले हम वर्ब का फॉर्म ध्यान देंगे कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ यस से ईएस जोड़ा गया है। तो हम देख रहे हैं सोल्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा, वुड आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, ऐसे ही एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ पे वुड की जगह विल दे देगा, विल की जगह वुड दे देगा, आपको उसमें अंतर पहचानना होता है। ओके, तो यहाँ भी देखेंगे, थर्ड एग्जांपल लेंगे, इफ़ यू टुक मेडिसिन यू वुड बी क्योर्ड बाय नाउ। यदि तुम दवाइयाँ लेते हो तो क्या हो जाएगा, यू वुड बी क्योर्ड बाय नाउ, तुम अभी के अभी ठीक हो जाओगे। ओके, यहाँ भी देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वुड आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहाँ देखेंगे, इफ़ यू इन्वाइटेड हर शी वुड डेफिनेटली कम। यदि तुम उसे आमंत्रित करते हो तो वह डेफिनेटली निश्चित रूप से वह आएगी। ओके, तो यहाँ भी देख रहे हैं ये इनवाइटेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, और तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, यहाँ भी फिफ्थ नंबर देख रहे हैं, इफ़ ही वोन द लॉटरी ही वुड बाय ए न्यू कार। ओके, यदि वह एक लॉटरी जीतता है, यानी कि इसमें अनरियल कंडीशन दिखाया गया है।
यानी कि वह जीतने की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि वह कभी लॉटरी को जीतता है तो क्या हो जाएगा, ही वुड बाई ए न्यू कार, वह एक नया कार खरीदेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका पैटर्न क्या होता है। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और ये भी कि जो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो सिचुएशन ऑफ फ्यूचर को दिखाता है और अनरियल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर दिखाता है, जो कि एक कल्पना होती है। ओके, इसको आप नोट करें अभी, इसके बाद हम अगले तरह का सेंटेंस देखेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कंडीशनल। थर्ड प्रकार का जो कंडीशनल होता है आज उसे सीखेंगे। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे थर्ड कंडीशनल जो होता है वो क्या होता है। इसमें जो है अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ पास्ट को दिखाया जाता है। इसके पहले जो दो कंडीशनल आपने पढ़ा उसमें सिचुएशन ऑफ फ्यूचर को दिखाया जा रहा था, लेकिन इसमें जो क्या है थर्ड वाले में सिचुएशन ऑफ पास्ट को दिखाया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। ओके, इसका मतलब ये हुआ अगर यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम फेल नहीं होते। यानी कि इसमें पास्ट की बात की जा रही है कि यदि तुमने पास्ट बीते हुए समय में यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम फेल नहीं होते। ओके, तो इसमें पास्ट की बात की जा रही है, सिचुएशन ऑफ पास्ट, जो कि अनरियल या इमेजिनरी होती है। तो इसका पैटर्न समझेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में पहले देखते हैं, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट उसके बाद वुड हैव लगाते हैं। ओके, इसके पहले वाले में आपने सिर्फ वुड लगाया था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया था, लेकिन जो सिचुएशन ऑफ पास्ट को बताता है उसमें क्या लगेगा, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि थर्ड फॉर्म दोनों क्लॉज में लगेगा। और पहले वाले क्लॉज में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरे क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कंडीशनल से गलत नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। यदि नॉट आता है तो वुड और हैव के बीच में क्या होगा, नॉट होगा। ओके, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम फेल नहीं होते। तो यहाँ देख रहे हैं हैड लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, और यहाँ भी देख रहे हैं वुड हैव, वुड नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यही पैटर्न ध्यान रखना है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं, इफ़ आई हैड फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव सेंट हर एन इन्विटेशन। ओके, यानी कि यदि मैंने उसका एड्रेस पाया होता, ये पास्ट की बात कर रही है, सिचुएशन ऑफ पास्ट की, ना कि फ्यूचर की। यदि मैंने उसका एड्रेस या मैंने उसका पता पाया होता तो मैं क्या करता, आई वुड हैव सेंट हर एन इन्विटेशन, मैं उसे एक निमंत्रण भेजता। ओके, तो यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। ओके, तो ये पैटर्न ध्यान रखेंगे कि सिचुएशन ऑफ पास्ट की जब बात की जाएगी तो हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और नेक्स्ट पार्ट में जो है वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न ध्यान रखना है, ठीक। तीसरा देखते हैं, इफ़ शी हैड फाउंड हिज फोन नंबर शी वुड हैव कॉल्ड हिम फॉर द पार्टी। यदि वह उसका फ़ोन नंबर पाई होती। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। यदि वह उसका फ़ोन नंबर पाई होती तो शी वुड हैव कॉल्ड हिम फॉर द पार्टी, तो उसने उसे पार्टी के लिए बुलाया होता। ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन अब पास्ट की बात की जा रही है, बीते हुए समय की बात की जा रही है। तो यहाँ भी देख सकते हैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद देख रहे हैं वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वेरी सिंपल है, इसको एक से दो बार जो भी वीडियो है आप देखेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट है कंडीशनल सेंटेंस का वो आपका क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम में हमेशा ज़रूर यह पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसे नोट करेंगे, फिर एक और इसमें सेंटेंस, एक और तरह का सेंटेंस बचा हुआ है उसको भी अभी हम कवर करा देते हैं, तो अभी इसे आप नोट करें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट की बात करेंगे। ओके,
इसके पहले हमने सिचुएशन ऑफ पास्ट एंड सिचुएशन ऑफ फ्यूचर की बात की थी, और इसमें हम पढ़ेंगे सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। ओके, अभी इसे ध्यान से देखेंगे, काफ़ी सारे मिस्टेक्स लोग इसी में कर देते हैं, इस तरह के सेंटेंस में करते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। इस तरह के सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है, पहले उसे देखेंगे। इफ़ आ सकता है, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, या इफ ओनली। ओके, एज इफ या एज दो दोनों का ही मतलब होता है जैसे कि। इसका मतलब जैसे कोई वाक्य लेते हैं कि वह ऐसे चलता है जैसे कि वह एक राजा हो। इसमें एक कोरी कल्पना की जाती है, और इसमें केवल कल्पना युक्त बातें ही की जाती हैं। जैसे एज दो का मतलब ये होता है जैसे कि, वह ऐसे बोलता है जैसे कि वह भारत का प्राइम मिनिस्टर हो। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस का क्या पैटर्न होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, इसे आज हम समझेंगे। ये देखते हैं, आई विश, वी विश। इसका मतलब होता है काश। काश वाले वाक्य जो होते हैं, जैसे कोई सेंटेंस अगर ले लेते हैं कि काश मैं एक चिड़िया होता। ओके, काश मैं यात्रा कर रहा होता। इसमें भी कल्पनात्मक बातें की जाती है, यानी कि कोरी कल्पना की जाती है कि काश मैं ये करता, काश वह ये करता। इस तरह की बातें होती हैं, उनका स्ट्रक्चर समझेंगे। इफ ओनली का मतलब भी यदि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे, इस तरह के जब भी सेंटेंस आते हैं तो तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट की बात की जा रही है। और उसमें क्या होता है, जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है, जो दूसरा क्लॉज होता है, उसमें सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, या तो सब्जेक्ट के साथ वर आता है। और ये कैसे पता करेंगे कि कब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और कब वर आता है? तो जब भी कोई एक्शन वर्ब आए, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये एक्शन वर्ब है, तो वर्ब का हमेशा ही सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, और अगर कोई बी फॉर्म आए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, तो हमेशा ही वर का इस्तेमाल करेंगे। भले ही वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन हमेशा ही उसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखेंगे, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। वो ऐसे बात करता है, यहाँ पे देख रहे हैं एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। वो ऐसे बात करता है जैसे कि ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, जैसे कि वह संसार के बारे में सब कुछ जानता है। वह ऐसे बात करता है कि जैसे कि वह संसार के बारे में सब कुछ जानता है। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं टॉक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट की बात की जा रही है। लेकिन यह कोरी कल्पना है, यह सत्य नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति संसार के बारे में सब कुछ जानता हो। ओके, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एज इफ आया हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्शन वर्ब आया हुआ है। तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नोज नहीं होगा, बल्कि न्यू होगा। अगर हमने स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा है तो हमें लगेगा कि ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। अक्सर मिस्टेक में एग्जाम में यहाँ पे नोज लिखा होगा और हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अगर लिखा होता ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो हमारा गलत हो जाता। यहाँ पे नोज नहीं, बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, न्यू आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एज इफ है, और यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में बताया गया सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कहने का क्या मतलब है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही टॉक्स एज दो ही वर ए किंग। वह ऐसे बात करता है जैसे कि। एज दो का मतलब भी होता है जैसे कि वह क्या है, एक राजा है। अब यहाँ देख रहे हैं ही है, और ही के साथ यहाँ वर आया, तो यहाँ पे अगर इज लगाते हैं तो गलत हो जाता है। अगर पैटर्न को किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसे लगेगा यहाँ पे इज, ही टॉक्स एज दो ही इज अ किंग, उसको ये सही लगेगा। इसका ही जो है वो क्या है, एक क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ इज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरी कल्पना की गई है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमेशा ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप अंतर समझ पा रहे होंगे। अगर एक्शन वर्ब आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर कोई बी फॉर्म आता है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, तो हमेशा ही हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। यहाँ पे सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट की बात की जा रही है, और ये भी एक कोरी कल्पना है, यानी कि वह चिड़िया है नहीं, वह कल्पना कर रहा है। यदि मैं एक चिड़िया होता तो उड़ जाता। और इस तरह के सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी ध्यान से आप इसे देखिएगा। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, दोबारा भी इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं।
यहाँ पे देखेंगे इफ़ आई वर ए बर्ड, तो कोरी कल्पना में हमेशा ही क्या करते हैं हम, वर का इस्तेमाल ही करते हैं। ये भी एक तरह का सेकंड कंडीशनल जो आपने पढ़ा था, एक तरह का सेकंड कंडीशनल ही है। और यहाँ देख रहे हैं वुड, जब यहाँ पे वर्ब का सेकंड या वर आता है तो जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकंड क्लॉज होता है उसके साथ वुड, सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी इफ़ आई वर या इफ़ वी वर ऐसे आए तो जो सेकंड क्लॉज होगा वो हमेशा ही वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यहाँ पे विल नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, बस वुड ही आएगा। आगे देखते हैं 4th नंबर, इट इज़ सो हॉट हियर आई विश वी ट्रेवल इन एसी कंपार्टमेंट। ओके, यानी कि यहाँ पे इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि काश, आई विश यानी कि मैं इच्छा रखता हूँ कि काश हम ट्रेवल कर रहे होते किसमें, इन एसी कंपार्टमेंट, एसी कंपार्टमेंट में हम यात्रा कर रहे होते। यहाँ पे भी एक परिकल्पना की जा रही है कि वास्तव में जो व्यक्ति है वो एसी कंपार्टमेंट में बैठा नहीं है, बल्कि वह कल्पना कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है काफ़ी यहाँ पे काफ़ी गर्मी है और काश हम एसी कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे होते। तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, आई विश आ गया तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हमेशा ही वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पे अगर ट्रेवल दिया हो तो ये गलत हो जाएगा, ट्रेवल नहीं बल्कि ट्रेवल्ड होगा। आई होप इस तरह के सेंटेंस का पैटर्न आप समझ पा रहे होंगे। ओके, और जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं उस पर मैं क्वेश्चन भी बना करके प्रैक्टिस सेट भी आपको हल करा दूंगी, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न रहे वो दूर हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड तो आप कमेंट में जा कर के बता सकते हैं। और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, और जब भी आपको टाइम मिले हमेशा पढ़ते रहें। अगर एग्ज़ाम डेट टल रहा है तो ये समझ लीजिए आपके लिए एक अच्छा मौका है, और आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूती दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।